अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जो पास पेपर सॉल्व करेंगे वो 2019 का पास पेपर होगा, जिसका सब्जेक्टिव मैं आपके पास सॉल्व कर रहा हूं। अभी तक मैंने इस वीडियो सीरीज में 2023, 2022, 2012 के पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पेपर को। ओके, पहला पहला आपके पास पेपर है। कहता है अगर मैं 1 - 2 आयोटा को 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। अच्छा बच्चों, A² - B² आप जानते हैं ये बराबर होता है A+B एंड A-B। मगर अगर A² + B² हो तो ये इंटरेस्टिंगली बराबर होता है A+I/B एंड A-I/B। और आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, वन वन मल्टीप्लीकेशन में आप इसको पहले भी लिख सकते हैं प्लस वाले को, 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। तो देखें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2। बी की वैल्यू चाहिए मुझे, आयोटा नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2। तो मैं खाली क्या कहूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी 1 + 4 और आंसर क्या आ जाएगा 5। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जल्दी से अगला मूव कर लेते हैं। कहता है when the conjugate of a complex number p is expressed as। अब conjugate of a complex number, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो जिसको नाम दे रहा हूं z, उसका कॉन्जुगेट निकाला गया है और उसका आंसर आया है ये। और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बच्चों बराबर होता है -1 के, और ये हो जाएगा आपके पास -C -आयोटा। तो अब ये कह रहा है व्हेन द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा इसने P नाम दिया है, चले मैं इसको P दे देता हूं। P, P, P का कॉन्जुगेट ये, अगर आपको P चाहिए तो एक बार फिर कॉन्जुगेट करना पड़ेगा आपको। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट खत्म हो जाता है, इसको चेंज करेंगे, सी नंबर है और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। तो सी -C + आयोटा -C, ये रहा -C + आयोटा, यानी ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है कि मैं अगर IV9/आयोटा के बराबर है तो -B बताएं। भाई आयोटा को I से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर V = 9। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 = 9। तो -V किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है। बिंगो, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे जल्दी से मूव कर लेते हैं। कहता है V अगर आयोटा अपॉन A पावर -1 है, और जिसको मैं जल्दी से सिंप्लीफाई कर लूं, अगर ऊपर प्लस पावर होगा तो ये खाली वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए, और अगर आपने इसको रेशनलाइज करना है तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ये ए आयोटा हो जाएगा, आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर होता है, तो -A आयोटा। और इसने आपसे क्या कहा था, इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट ही बचा है इसके पास। ये हमारे पास -A है, तो इमेजनरी पार्ट -A होगा, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन। भाई साहब ये आपके पास नल मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं होती, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एलिमेंट जीरो, नल मैट्रिक्स। एंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डन। डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल सही। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल है, जिसके लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 डी आपका ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट।
ओके 6 कहता है यार फॉर अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और m कोई पॉजिटिव नंबर है और n कोई नेगेटिव नंबर है, डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। m क्वेश्चन मार्क्स 0 n, यार क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा, कैसे सॉल्व करें, अरे की फर्क पैदा है कैसे सॉल्व करें भाई, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m मल्टीप्लाई बाय n माइनस, और ये क्वेश्चन मार्क जो भी होगा 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई बाय n, और भाई m आपके पास क्या है प्लस का है और n आपके पास क्या है माइनस का है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर फिर माइनस का आना चाहिए, यानी ये नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, कहता है अगर m माइनस n स्क्रू साइमेट्रिक है, n माइनस m स्क्रू साइमेट्रिक है। अब स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं और माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसी के बराबर आ जाए, इसे कहते हैं स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसका माइनस करूं और इससे मल्टीप्लाई करूं तो यही आ जाए। अब ये माइनस उधर शिफ्ट कर दें, एन, जब ये माइनस उधर शिफ्ट होगा तो आपके पास ये प्लस का एम हो जाएगा और ये माइनस का एन हो जाएगा। प्लस का एम माइनस का एन, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके भाई, अब डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं जल्दी से कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद ये एमसीक्यू सिखाता हूँ। 1 2 3 4, अब डिटर्मिनेंट में खासियत ये होती है कि मैं रोज और कॉलम को एक दूसरे में ऐड करूंगा तो डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होगा। 4 -6, आंसर क्या आ रहा है -2। जरा ये भी नोटिस करो, अगर मैं पहली रो में दूसरी रो ऐड कर दूं, यानी 1 और 3 ये हो जाएगा 4, पहली रो में दूसरी रो ऐड कर दूं 6, 3 4 वैसे, तो ये हो जाएगा 16 -18। देखें स्टिल आंसर वही है, आंसर कोई चेंज नहीं हो रहा आपके पास। तो इसका मतलब ये मैंने बेसिकली क्या किया था, ये मैंने जो ऐड किया था, मैंने क्या कहा था, मैंने ये किया, रो 1 में मैंने काम किया था, रो 1 में मैंने ऐड किया था रो 2 को। तो इस तरह से हम रोज में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं माइनस भी कर सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहता, रो 1 में काम करते हैं और रो 1 में ऐसा करते हैं काम कि रो 1 में माइनस करते हैं 2 टाइम्स रो 2 को, यानी रो 1 में हम काम कर रहे हैं तो रो 2 को आप वैसे ही लिख लीजिए, मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा, इसको नहीं, मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है ना। तो रो 1 में कैसे काम करेंगे, रो 1 के एलिमेंट को माइनस करें 2 टाइम्स रो 2 के एलिमेंट, यानी 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, -5 -6 3 4, और इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, माइनस के 20 माइनस फार्मूले का होता है आपके पास, तो ये हो जाएगा प्लस के 18, और स्टिल देखिए आंसर सेम ही है। इसका मतलब है मैं इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट इसमें कर सकता हूं। तो भाई आपके पास क्या कह रहा है कि कोई के जमा कोई नंबर कोई नंबर ऐड कर दें, नहीं नंबर ऐड नहीं कर सकते हम, रोज या कॉलम में कोई ऐड कर सकते हैं, ये गलत। कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे देखें, ये क्या हुआ हुआ है आपके पास, अगर ये m2 में माइनस किया कोई k टाइम, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था k टाइम, ये कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें आंसर सेम आता है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। ओके यार, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें आपके पास एक ही रो है, अगर आप नोटिस करें सिर्फ एक ही रो है, दिस वन, सिर्फ एक ही रो है, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 सॉरी 4 कॉलम है, 1 2 3 4, तो मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, यानी -1 -m2 प्लस n, 5 का 25 हो जाएगा, और -3 को वैसे ही ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, भाई इसको मैं अब इस फॉर्म में लिख दूंगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो देख लेते हैं, -m -1
2n, सॉरी -n -1, यहाँ भी 2n है, सॉरी -n -1, ओके। भाई इन सबसे जरा माइनस माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा शायद, हाँ 25, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 आपके पास है, 25 वाला ही आएगा। ये आपके पास, आई होप ये 2 + n ही था, ये 2n आपके पास है। अच्छा जी, ये देखिए पहला वाला माइनस कॉमन लेंगे, इन सब से मैंने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, इन दोनों में माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस का 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी माइनस कॉमन ले लिया सब में, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही हो जाएगा। तो देखें ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है यार एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, तो मैट्रिक्स क्या है, -1 आयोटा। भाई एक रो है इसकी और 2 कॉलम है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, रेडिकल -1 1 से, और इसकी 2 रोज है और 1 कॉलम है। अच्छा रेडिकल -1, सॉरी रेडिकल -1 तो आयोटा के बराबर होता है ना। अच्छा, और फाइनली प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, पहले की रो आएगी दूसरे का कॉलम, यानी जो इसका आंसर आएगा उसकी एक रो एक कॉलम होंगे। तो इसका मतलब सबके एक रो, इस वाय इसके, इन तीन के तो एक रो एक कॉलम है। तो डी ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसके आपके पास एक रो और 2 कॉलम है, इसका एक रो एक कॉलम है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा हमेशा प्लस, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास, ये भी आयोटा हो जाएगा। लेट मी सी, सॉरी -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, ये हो गया 0। इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, सीक्वेंस इन सीरीज में पहुंच चुके हैं। इन अ जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, अब इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है यार, बिल्कुल सादी सी बात है। आप इसमें से देख लो, यानी अगर आप 1 पुट करोगे तो n² आएगा, अगर 2 पुट करोगे तो -k a³ आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो मैं अगर इसमें 1 पुट करूं n की जगह, 1 पुट करूंगा तो खत्म हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा अगर मैं इसमें 1 पुट करूं n की जगह, तो भाई ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अगर मैं इसमें 1 पुट करूं n की जगह, तो ये 2 हो जाएगा, पर मुझे प्लस का चाहिए, ये भी कट गया, रिमेनिंग यही बचा। और आप देख सकते हैं कि यही आंसर होगा, 1 + 1, तो ये a² हो गया। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है अगर मैं तुम्हें कोई भी टर्म दे दूं जो बेसिकली ये है, Tn = a = 8d, या मैं कह सकता हूँ Tn = a + 8d, और ये कोई भी टर्म नहीं है, नवी टर्म है भाई। a + 8d का मतलब 9 होता है, यानी अगर आपसे कोई कहे पांचवी टर्म तो a + 4d होता है, अगर आपसे कोई कहे नवी टर्म तो होता है a + 8d होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आठवीं टर्म है, तो ये आठवीं टर्म है, Tn = T8, तो n की वैल्यू फिर हमारे पास 8 होनी चाहिए भाई। एन की वैल्यू ही फाइंड करने की बात कर रहा, तो एन की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, सॉरी 8 + 1 नाइन्थ टर्म, सॉरी, तो 8 + 1 ये नवी टर्म होती है, तो 8 + 1 होता है, तो एन की वैल्यू 9 होनी चाहिए, क्योंकि ये नवी टर्म आपके पास होगी। सो आपका आंसर आ जाएगा ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा था। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है यार अर्थ दी हाफ अर्थमेटिक मीन, अब हाफ अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होगा a + b/2 का आधा, तो ये हो जाएगा a + 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a की वैल्यू दी हुई है रेडिकल 2a, b की वैल्यू दी हुई है b - a/4, इसका और कुछ नहीं हो सकता भैया, तो इसका मतलब b आपका करेक्ट ऑप्शन है। चले जी आगे मूव कर जाता है। कहता है फॉर अ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि r - 1 आपके पास k टाइम्स a के बराबर है, वेर k इज कांस्टेंट, तो k टाइम्स सम ऑफ इंफिनिटी जिसका फार्मूला होता है a/1 - r, k की वैल्यू दी हुई है आपके पास r - 1, k की वैल्यू दी हुई, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं, या मैं ऐसे करूं इस टर्म को वहां शिफ्ट करूं, इसको यहां ले आऊं, के ए बराबर हो जाएगा 1 - r, क्योंकि मुझे 1 - r की वैल्यू चाहिए, तो मैंने रखा के,
ए अपनी जगह पर 1 माइनस आर बराबर है माइनस के टाइम्स ए के। भाई ए से ए कैंसिल, के से के कैंसिल, आंसर आ रहा है -1, यानी ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है इफ थ्री ज्योमेट्रिकल मीन्स आर इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी, तीन ज्योमेट्रिकल मीन्स, दिस वन ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, बी। तो कहता है ऑब्टेन अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देन बी इज, अब बी कौन सी टर्म है, खुद ही गिनती कर लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। भाई बी आपके पास पांचवी टर्म होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गया होगा। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके दोस्तों, अब कहता है यार देखो, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू 2, के इज इक्वल टू 3 के बराबर है, और कह रहा है फिर 3 से ऑनवर्ड्स 2 तक, फिर 3 से ऑनवर्ड्स यानी एन तक के ये बराबर है, ये किसके बराबर होगा। अच्छा ये हमसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, चलें जी इसको बता देते हैं कि ये किसके बराबर होगा। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके सो ये इसने फार्मूला दिया भाई हमें, समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, यानी एक से लेकर एन तक के का फार्मूला होता है एन, n+1/2। अब इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। पहला हिस्सा क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 to 2 के, और समीशन के इज इक्वल टू 3 to n। एक ही बात है, मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक से दो तक ये लिखा, और फिर 3 से n तक, ये बराबर किसका है, n+1/2। अच्छा एक से दो तक इसने सम दिया है 3, चलो जी 3 दे दिया, और 3 माइनस कर ले, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 माइनस करके ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी अब आगे मूव कर जाते हैं। कहता है अ मैन गोज टू अ बेकरी वेयर ही फाउंड समोसा एज वेजिटेबल रोल, वेजिटेबल रोल आर एंड potato P, दे सर्व विद द चटनी सी और केचप के, यानी भाई इसके साथ चटनी सी मिलती है और केचप के, इसके साथ भी चटनी सी मिल रही है और केचप के, इसके साथ भी चटनी सी मिल रही है और केचप के, और ये आपका एक किस्म का वेन डायग्राम बन गया। देख लेते हैं भाई, इस ऑप्शन में जाते हैं केचप के साथ। अगर मैं देखूं केचप के साथ समोसा चटनी, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। मैं अगर इस फॉर्मेशन में जाऊंगा, समोसा रोल वेजिटेबल, समोसा रोल पटाटो, चटनी केचप, चटनी केचप, चटनी केचप, इसका मतलब बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, जो यही आपके पास बना हुआ है आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है ये, कहता है अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन दूं कि a-b और a-b1, तो मुझे बता दो कि ये किसके बराबर होता है। ये बिल्कुल बेसिक सा है दोस्तों। अगर आपके पास n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल होता है तो ये बेसिकली n के बराबर होता है। तो यही है, अब m की वैल्यू क्या है हमारे पास, a-b। अगर आप नोटिस करें तो इसका मतलब ये सिंपली किसके बराबर होना चाहिए, a-b के। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये मैंने छोटी सी आइडेंटिटी यूज की है जिसमें मैंने कहा है n, चूज n-r बेसिकली n के बराबर है। ओके उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है अगर ये फैक्टोरियल इसके बराबर है, ये फैक्टोरियल 24 के बराबर है,
24 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज आपस में बराबर होंगी और 3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू -1, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अच्छा, कहता है इफ 3 इवेंट्स के एल एम, ये इवेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, इसको भी मैं लिख लूं भाई, एक्स सच दैट एक्स प्लस 1 0 के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि के बाद जो एलिमेंट होगा, अगर x प्लस 1 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू -1, यानी इसमें जो एलिमेंट होगा वो -1 है खाली। ये k है। l की वैल्यू आपके पास है -1 और 1, और आपके पास दोस्तों m की वैल्यू है 0 और 1। तो भाई वर्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। तो किसमें कुछ कॉमन नहीं है? लेट मी सी, इन दोनों में के और एल एम में कुछ भी कॉमन नहीं। देखें, ये -1 है और ये 0 1 है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप कहोगे के और एम, के और एम, यानी ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है? 21। अब 21 कह रहा है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, जब आप इसको प्रूव कर रहे होते हो तो आप के प्लस 1 टर्म दोनों साइड पर ऐड करते हो। तो वो के प्लस 1 टर्म क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो वो के प्लस 1 टर्म वेरी सिंपल, आप ये उठाते हो और के की जगह इस पे लिख देते हो के प्लस 1 ऊपर पावर 3, और ये इस साइड भी ऐड करते हो और इस साइड भी ऐड करते हो। यानी जो आप ऐड करते हो यहां पर जो भी चीज होती है वहां पर आप के की जगह के प्लस 1 पुट करते हो, और जो भी फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर पावर 3 था तो फॉर्मेशन रखते हो आप और दोनों साइड पर ऐड कर देते हो। तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चले दोस्तों आगे मूव कर जाते हैं। कहते हैं द रिक्वायर कंडीशन टू ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म या ऐसी टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व भी ना हो रहा हो, एक्स का पावर 0 हो, तो कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व करेंगे विल बी। तो ये कांस्टेंट इन्वॉल्व करेंगे, ये फार्मूला हम यूज करते हैं टर्म निकालने का। टी आर प्लस 1 बराबर है, एन की वैल्यू 6 दी हुई है, मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं। आर मुझे पता नहीं है, ए की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और ये होता है एन, एन की वैल्यू है 6 माइनस आर, और बी की वैल्यू है 1/x पावर आर। तो 6r एक्स स्क्वायर, बल्कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12 -2r, और x को ये ऊपर -1 ले जाते हैं r दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6r x, इनको मैं ऐड कर लेता हूं, ये -r हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा 12 -2r -r। अब अगर आपको टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए या इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो ये जो पावर होना चाहिए ये लाजमी तौर पर होना चाहिए 0 के बराबर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r को उधर ले जाता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 -2r इज इक्वल टू r। डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है यार, ऑन एक्सपेंडिंग दिस थिंग, इसको एक्सपेंड करेंगे, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इक्वल। तो बताओ ये टोटल टर्म्स क्या होगी? अच्छा जी, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, भाई जरा बाइनोमियल ओपन करते तो कैसे होता है ये भी देख ले। y प्लस एक्स पावर m, ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट 0, y पे पावर m आ जाएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट 1, y पे एक पावर कम करेंगे और x को स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 पावर 2, y पर हम 2 पावर कम करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, 1 2 3। और एक और टर्म दिखाता हूं क्योंकि दूसरी और तीसरी और चौथी टर्म बराबर की है कोफिशिएंट उसके, इस पे 3 करेंगे, x पर पावर 3। अब इसने क्या कहा है? बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो ये कहलाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों के दोनों बराबर हैं तो सिंपल दो ही कंडीशन होगी। अगर ये n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r ये बराबर होते हैं तो दो कंडीशन, या तो ये दो नंबर बराबर होते हैं जो इस वक्त बिल्कुल नहीं है, या क्या होता है, ये जो n होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है।
तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और अगर 5 टर्म्स होंगी दोस्तों तो टोटल जो टर्म्स ओपन होंगी वो कितनी होंगी 6 होंगी। तो इसमें टोटल टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, टोटल टर्म्स आपके पास कितनी होंगी 6 होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। द इक्वेशन 2x⁻⁻1 + 5, दिस वन रिड्यूस। अब रिड्यूस करना है, वेरी सिंपल। 2x⁻−1 + 5 7x⁻1 पावर 2 ऐसे लिखेंगे, और x पावर 1 को अगर हम लेट कर लेंगे y के बराबर, तो 2y + 5 7y²। अब ये हमारी बन गई है, वैसे ये बनाया हुआ था इसने ऑलरेडी। तो हमें जो लेट कर सकते हैं वो x⁻−1 लेट कर सकते हैं। टी, इसने टी के फॉर्म में किया, चलो मैंने टी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्या फर्क, टी के फॉर्म में लिया, चलो इसने मैं टी के फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये ऑलरेडी वैल्यूज तो उसने पुट की हुई है, तो भाई इसने टी की फॉर्म में अगर लेट किया होगा तो ये x⁻−1 कर सकता है लेट। x यानी 1/x को t कर सकता है, t = 1/x हो सकता है। वैसे इस कंडीशन में इसको रिड्यूस किया है, इसको अगर रिड्यूस किया है इसने, तो x की वैल्यू 1/t भी ले सकता है। यानी अगर x की वैल्यू वो 1/t, अगर इसको देखूं, अगर x की जगह वो लेता है 1/t, आप खुद नोटिस करें, x की जगह वो 1/t लेता है, तो देखें क्या होगा। x की जगह -2, तो ये अगर इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, t/1 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी अगर हम उल्टा करेंगे तो ये t² हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। और आप देखें वही चीज घूम फिर के आ रही है, तो इसका मतलब पहला भी चूज किया जा सकता है और तीसरा भी। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ आ रही है, बात आपको समझ आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन है, कहता है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। अब इसके रूट की बात कर रहा है। टू मेक अ गिविंग रूट्स कॉम्प्लेक्स द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब कह रहा है ये रूट्स निकालने की टेक्निक। अच्छा, इसको बहुत केयरफुली समझिएगा, मैं यहां से वैल्यूज बता दूं। मुझे यहां से आइडिया आ रहा है बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास 12, 12 का स्क्वायर 4, ए सी मेरे पास नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि ये फार्मूला मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूं। -b -b² -4ac/2a। तो अगर 2a 18 है, तो यहां से मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, -b +-b² यानी ये 144 है, 12 का स्क्वायर 144 -4, a की वैल्यू, मुझे c की वैल्यू तो ये m दे रहा है, ठीक है ना, अपॉन 2 फार्मूले में होता है 18 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a की वैल्यू -9 होनी चाहिए। भाई अगर a की वैल्यू -9 होगी तो आपके पास पूरा हो जाएगा, तो ये -9 आपके पास होगा। अच्छा, कंडीशन मैंने आपके पास बना दी। दूसरा अल्फाज है, मैंने ए बी सी की वैल्यूज आपके साथ डिस्कस कर ली। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू -9, b की वैल्यू 12 है, और c की वैल्यू इसने m दी है 4ac। और कॉम्प्लेक्स की कंडीशन क्या होती है, b² -4ac लेस देन 0 होता है, ये कंडीशन होती है। b² मतलब 144 -4, a की वैल्यू हमने निकाली है -9, और c की वैल्यू हमारे पास m है, लेस देन 0। मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके पास ये करवाया था। तो ये आपके पास हो जाएगा 144 +36m लेस देन 0। और अगर मैं इसको वहां शिफ्ट करूं 36m लेस देन -144, और 36 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दोस्तों, 144 को 144 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर मेरे पास क्या आता है, -4। एम लेस देन होना चाहिए -4। टेक्निकल का सा मजेदार सा क्वेश्चन बनाया था। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। चलें जी, जब भी भाई जब भी ओमेगा की बात आए तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² किसके बराबर होता है, 0 के।
और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। और ये भी ध्यान में रखिएगा ओमेगा बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के, या ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा। अच्छा जी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इधर से देखूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज करूं तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो जल्दी से मैं उसकी वैल्यू रख लेता हूं दोस्तों, और ओमेगा स्क्वायर अंदर माइनस तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर आपके पास 1 अपॉन ओमेगा भी हो सकता है, सिंपल ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ जैसे आपकी दिया हुआ दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं, अगेन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि डिस्प्ले आसानी से नजर आ सके। ओके, कहता है ए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अब फोर्थ यूनिटी क्या होता है बेसिकली, आपके पास यूनिटी एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये बेसिकली ऐसे सॉल्व होता है, -1 इधर आ जाता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक दफा मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ, और एक दफा मैं इसको माइनस में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1। अब यहाँ पर रेडिकल लगेगा तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर रेडिकल लगेगा तो +-1, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, और x इज इक्वल टू +-1। तो ये चार आपके पास फोर्थ रूट होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब ये क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स m, रियल रूट्स ये रहे, इनका प्रोडक्ट, इसको नाम दिया इसने m। और दूसरी बात क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी, ये हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, इसको नाम दिया इसने n। तो इसका आंसर आ जाएगा -1, और इसका आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि आपके पास हो जाएगा -1, यानी जो बेसिकली क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और अगर -1 कह रहा हूं तो ये +1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपके पास कंप्लीटली क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो भाई इसका आंसर -1 है, इसका आंसर 1, तो मैं कहूंगा m की वैल्यू एक्चुअली -1 है, और n की वैल्यू 1, और m माइनस n यानी -1 आंसर आएगा -2। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक सा। ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स, पहले -1 को यहाँ ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू, अच्छा अब ये ध्यान में रखें कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। पहले इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, इसी के बराबर होगा। तो ये कोई डिफरेंट आइडेंटिटी या नई आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट आप इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन खोल करके सिंप्लीफाई करेंगे, इसी के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस, और ये लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, एक प्लस माइनस कैंसिल, दूसरे अल्फाज में -2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस, बल्कि सी अपॉन ए, सिंपली सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू हमारे पास है -1, ए की वैल्यू 1 ही है, ए ही है, तो इसका मतलब -2 -1 अपॉन दिस वन, आंसर आएगा 2 अपॉन ए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपके पास, 2 2 2 2 अपॉन, अच्छा 2 यहाँ पर है, 2 दिया हुआ था बिल्कुल सही, 2 फार्मूले का ही होता है। देख लूं क्या चीज है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, 2 अल्फा बीटा,
सही, ये कैंसिल हो रहा है। C अपॉन ए -1/a ही होगा, यही पुट करेंगे। टू फार्मूले का है। आई होप यही होता है ना, ये 4 तो नहीं होता। एक मिनट देख लूं फार्मूले में। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा प्लस के बीटा स्क्वायर माइनस के, ओ यस सॉरी, ये आपके पास एक्चुअली होता है 4 अल्फा बीटा। तो मैंने फार्मूला रॉन्ग किया था। अगर 2 अल्फा बीटा हो तो कैंसिल ही हो जाएगा, उसके बराबर नहीं होगा। तो छोटी सी मिस्टेक, इस आई होप आप इसको अब रिमूव कर लेंगे। यानी 4 अल्फा बीटा के बराबर होता है। तो मुझे यहां पर लगाना होगा 4, यहां पर 4 देना होगा, यहां पर 4। तो फिर ये आ जाएगा 4 अपॉन ए। तो 4 अपॉन ए आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। व्हेन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ अ डिग्री 4 इज divided by x minus 3, the remainder is minus 11, then show that then the quotient of a polynomial quotient, यहां से भाई सीधी सी बात है, इस फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। पहले मैंने 1 लिखा, 1 3 जा 3, 3 वापस आ जाएगा, 3 3 जा 9, -1 आएगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब ये हमारे पास कौन से पावर की, 4 डिग्री की है, तो ये 1 एक्स पावर 3, एक पावर कम से स्टार्ट होगा, फिर 3 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 1 एक्स, और फिर माइनस के 5। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्यू ऑफ एक्स को नॉर्मली नाम देते हैं, और इसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ही कहा है। तो भाई एक्स पावर 3 प्लस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये सी। बल्कि हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, क्यूबिक एक ही था। तो हमारे लिए वो हिंट भी बहुत होनी चाहिए। चले खैर, आप आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों आ गया है 4। ओके, दिस इज इजी। 1/10 स्क्वायर बीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर बीटा के। ओके, अच्छा जी। और 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों 10 स्क्वायर बीटा, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। यानी इसका मुझे रेडिकल लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसने कहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। 4 का हो जाएगा 2, 10 स्क्वायर का हो जाएगा 10 बीटा। तो 2 10 बीटा बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं, और थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देते हैं। ओके, जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। ओके, द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन अ डिस्टेंस फार्मूला बेसिक सा, ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, और कह रहा है उसका स्क्वायर कर दो। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो एक्स की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करते हैं, प्लस फिर दो वाई की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करते हैं। यहाँ तो 0 है, और अच्छा स्क्वायर से रेडिकल वैसे भी कैंसिल हो गया, तो रेडिकल नहीं लगाते। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो भाई 0 तो खत्म हो जाएगा। तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और टी पावर क्या दिया था, एन, यहाँ पर एन लगाना भूल गया। तो अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर पावर एन आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा ये वाला, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई है, हो गई आपको। ओके जी। अब ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करें, चले कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की जगह ए माइनस बी लिख दें, तो जहां थीटा हो वहां ए माइनस बी लिख दें बस। तो भाई 2 साइन ए माइनस बी, बिल्कुल बेसिक, सी आपका आंसर है। अच्छा जी, अब 3 रेडियन कैन बी एक्सप्रेस इन डिग्री, भाई सादा सा रेडियन 180 पुट कर लो इन टर्म ऑफ डिग्री, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। इनमें से कोई आंसर हो नहीं सकता, 540 ही हो सकता है।
तो बस वही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। ओके जी, आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन आ गया है, चलें इसको जरा बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, आखिरी कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है सरकम सर्किल। अब सर्कम सर्किल क्या होता है? जो ट्राइंगल के बाहर सर्किल हो उसे हम सर्कम सर्किल कहते हैं, और जो ट्राइंगल के अंदर सर्किल बने उसे हम इन सर्किल कहते हैं। The circumcircle and incircle are drawn in different center shown in diagram. The triangle measurement दी हुई है, BC की 10 दी हुई है, एंगल 30 दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। कहता है the value of a twice of circumference। अब circumference होता क्या है? ये ये रेडियस ऑफ अ सर्कम रेडियस ऑफ अ बिगर सर्किल जो होगा वो आर होगा, और आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू, आर की वैल्यू वैसे होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और या आर की वैल्यू होती है ए अपॉन 2 साइन अल्फा, बी अपॉन 2 साइन बीटा, या सी अपॉन 2 साइन गामा। अब ये ध्यान में रखिएगा, ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, ये ए की वैल्यू इस वक्त दी हुई है, ए के अपोजिट स्मॉल होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीन साइडें गिविंग हो तो इससे करते हैं, तीन साइडें तो गिविंग नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये गिविंग है, और 30 एंगल गिविंग है, यानी अल्फा गिविंग है, और ए के अपोजिट ए गिविंग है, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर लेता हूँ, ए अपॉन 2 साइन अल्फा। पर इसने क्या कहा था? दी वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ सरकमफेरेंस, ट्वाइस यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ट्वाइस ऑफ सरकमफेरेंस हो जाएगा ए अपॉन साइन अल्फा। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 10, साइन अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 30 डिग्री। मिस्टर कैलकुलेटर से आप पूछ ले कि वो क्या बताना चाह रहा है आपको। तो भाई साइन 30 आप लिखते हैं तो वो बताता है कि देखो मैं 1/2 हूँ, ओके, ये 1/2 होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2/1, यानी आंसर आ जाएगा 20। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? अब एरिया के लिए अच्छा, इसने एक कुछ और बात भी की थी मेरे ख्याल में, मैं जरा देख लूं। एक, दी ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बी सी। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना मुश्किल है नहीं, बिल्कुल बेसिक है। पर क्योंकि मुझे एंगल दिया हुआ है तो मैं शायद ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई इट फर्स्ट। अब आइसोसेलेस तो जाहिर बात है ए सी और बी सी ही बराबर हो सकती है, ये छोटी वाली तो बराबर हो नहीं सकती। तो इसका मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब मैं एंगल निकाल सकता हूँ दोस्तों इजीली। और अगर मैं एंगल निकालूंगा ट्राइंगल के सम से, तो मैं कहूंगा 30 + x + x इज इक्वल टू 180। 30 वहां मूव कर देते हैं तो ये 150 बच जाएगा, और उसका आधा करेंगे तो ये 75। जो एंगल हमें मिल रहे हैं वो ये भी 75 मिल रहा है और ये भी 75 मिल रहा है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको एक साइड गिविंग हो और दो एंगल गिविंग हो तो आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हो। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि ये जो साइड है आपको ए गिविंग है, ए के अपोजिट ए, तो उसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा, और ए है तो साइन अल्फा नीचे होगा आपके पास। ओके, 10 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 साइन, अब ये अल्फा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है इन दोनों में से जो बीटा लें जो गामा, कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये अल्फा, अच्छा अल्फा नीचे होगा, सो तो अल्फा यहाँ पर नीचे है तो 30 है। ये बीटा और गामा आप जो भी दे दें आपकी मर्जी है, तो ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और थोड़ी देर पहले हमने साइन 30 की वैल्यू निकाली है, जरा ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन किस हिसाब से दिए हुए हैं। अच्छा जी, इसी हिसाब से दिए हुए हैं, तो फिर मैं जस्ट वैल्यूज रख लेता हूं भाई। 100 रखा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके साइन 75 होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 30 हमने अभी निकाला था 1/2 के बराबर होता है, जो रिवर्स हो जाएगा, तो ये 2/1 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 75 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय साइन 75 का स्क्वायर।
तो डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। और 36 भी इसी से करना है। चलें जी 36 को भी करते हैं। अगर ए बी एक्स के बराबर है दोस्तों, अगर ए बी एक्स के बराबर है तो ए सी बी एक्स के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम बाउंड है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, मैं ये वाला पेन, तो ये एक्स, तो ये भी आपके पास एक्स होगा। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है वो, देन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब, भाई रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल, यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को डिवाइड करना होगा रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल। तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो हम निकाल चुके हैं, ए बी सी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये डी ऑप्शन था आपके पास, ठीक है। और रेडियस ऑफ अ इंस्क्राइब सर्किल, अब रेडियस ऑफ अ इंस्क्राइब सर्किल बेसिकली ये होता है, इंस्क्राइब बोल रहा है, हाँ इंस्क्राइब, अंदर वाला ही, ठीक है। तो भाई हमें ये दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है एक्स, और हमें ये रेडियस फाइंड करनी है, दिस वन। अब बेसिकली ये इनस्क्राइब रेडियस होता है, और इसने इनस्क्राइब रेडियस ही कहा है आई होप। तो थोड़ा सा नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, एक मिनट मैं देख लूं। रेडियस ऑफ इनस्क्राइब, ठीक है, आर की वैल्यू ही फाइंड करने की बात हो रही है। तो आर बराबर बेसिकली होता है एरिया अपॉन एस। अच्छा, अब इसको मुझे इन टर्म ऑफ एस दिया है, मुझे एरिया तो मिला हुआ है, एरिया तो मैंने निकाला है थोड़ी देर पहले। और ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, और आई होप इसने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी का है, वो निकाला था 200 मल्टीप्लाई बाय साइन 75। और अगर मैं देखूं एरिया अगर मैं दे रहा हूं, पर ये मेरे पास जो है, चलें पहले ये निकालता हूं, उसके बाद ऑप्शन देखने की कोशिश करता हूं कि वो क्या चीज दिए हुए हैं। एरिया हमने निकाला था आपके पास 200 मल्टीप्लाई बाय साइन 75 का स्क्वायर, और एस क्या होता है, सारी साइड्स का जमा, तो ये होता है x+x+10। तो ये हो जाएगा 2x+10। ये हो गया मेरे पास खाली इसका, और मुझे ये क्या कह रहा है, एरिया डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। ओके दैट्स रियली गुड। अब मैं एरिया, एरिया की वैल्यू यही थी मेरे पास, यानी बल्कि मैं अगर ये ना भी लिखूं, बिल्कुल बेसिक रखूं, तब भी सही है। ये ना भी लिखूं, सिर्फ डेल्टा लिख लूं, तब भी सही है, क्योंकि रेशो में आपके पास है ना। तो मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, जिसको मैं कह रहा हूं डेल्टा, जो भी होगा वो एरिया डेल्टा अपॉन, और रेडियस आपके पास क्या है, डेल्टा अपॉन 2x+10। तो भाई डेल्टा अपनी जगह पर, अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये 2x+10 ऊपर आ जाएगा, और डेल्टा नीचे आ जाएगा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, यानी जो भी एरिया होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 2x+10। मजे का एमसीक्यू था। 2x+10 डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है इफ, ये साइन कुछ इसके बराबर है, ओके, साइन 2π+n अल्फा बराबर है साइन k-1 अल्फा के, तो k-1 की बात कर रहा है, वो बता दो हमें। ओके, अच्छा भाई, अब ये बिल्कुल मजे वाला एमसीक्यू है और बिल्कुल बेसिक सा है, पर थोड़ा सा हमें जरा पिक करके रखना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया डेवलप हो सके। देखिए भाई, साइन 2π मतलब इवन मल्टीपल, ये 360 यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 4। 2π बेसिकली 360 होता है। मैं कुछ बेसिक्स सिखाने की कोशिश करूंगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। 2π बेसिकली 90 360 होता है, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m अल्फा, कोई भी एक नंबर है आपके पास। अब 360 प्लस थीटा, ये क्वाड्रन होते हैं,
इसमें आपके पास होता है 0 से 90 के दरमियान पहले में, दूसरे में होता है आपके पास 180 और 90 से 180 तक, तीसरे में 180 से 270 तक, और चौथे में 270 से 360 तक। फिर अगर मैं 360 में कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। यानी ये भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गया है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गया है तो ए, ये सी होता है, ये एस होता है, ये टी। कॉस्ट आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जो मैंने पास पेपर दिए हैं उसमें मैंने आपको समझाया है कि कॉस्ट बेसिकली क्या होता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो वीडियो जरूर देखें। कॉस्ट आपके पास सी ए एस टी, इसका मतलब है ये पहले क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होती हैं, तो साइन, क्योंकि इवन मल्टीपल साइन साइन में ही रहेगा, यानी साइन और जो भी यहां पर होता है वो उसके बराबर हो जाता है। अच्छा जी, तो मैंने इस भाई साहब की वैल्यू कन्वर्ट कर दी। ये बराबर हो गया साइन एम अल्फा के, और ये किसके बराबर है ऑलरेडी, ऑलरेडी किसके बराबर है साइन के माइनस वन अल्फा। तो इसका मतलब एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के माइनस वन, यानी कि इसने आपसे के माइनस वन की वैल्यू पुट की थी और वो आपके पास एम होगा। इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यूज था, टेक्निकल सा था। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, जल्दी जल्दी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपके पास ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल ये अपॉन में ना होता, इसी फॉर्म में कोई होता, ये कहलाता है वर्टिकल शिफ्ट। मेरी इसकी ऑलरेडी वीडियोस मेरी मौजूद है, मेरे प्लेलिस्ट क्लास 11 प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सब कुछ समझाया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं पीरियड चेंज, मैं नाम देता हूं उसको पीरियड चेंज, क्योंकि ये पीरियड चेंज करवाने में हमारा काम करता है। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है। खैर, अब मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली क्या होता है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो वर्टिकल शिफ्ट को आप ऐड करते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। यानी अगर ऐसे होता तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होती, 7। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। उसमें वर्टिकल शिफ्ट में आप माइनस करते एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एब्सोल्यूट वैल्यू टू टू ही होगा, तो इसका आंसर 3 होता। इसमें मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होती, 3 होती, मगर ये अपॉन में है। अब जब अपॉन में हो तो ये भी अपॉन में चला जाता है, पर अगर माइनस भी हो तो अब जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे ये माइनस भी आएगा आपके पास, और यही जो वैल्यूज हैं ये दोनों अपॉन में आ जाएंगी। यानी ये 1/7 एक हो जाएगा माइनस, और एक 1/3 हो जाएगा आपके पास। यानी मिनिमम मैक्सिमम, पर यहां पर अब एक ये डिफिकल्टी होगी कि इन दोनों में से जो आपके पास बड़ी वैल्यू बनेगी वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो आपके पास छोटी वैल्यू बनेगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। जैसे यहां तो क्लियर है कि ये मैक्सिमम आ रही है और ये मिनिमम आ रही है, पर अपॉन में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड के फॉर्म में रखते हैं। मैंने माइनस दिया है, माइनस है तो आपको माइनस देना होगा, अगर ऊपर माइनस नहीं है तो फिर आप माइनस ना दे। कोई नंबर होगा तो वो नंबर भी आपको ऐसे ऊपर लिखना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस वक्त 1 है तो मैंने 1 लिखा है, ठीक है। तो आप जरा नोटिस करें, -1/3 ज्यादा बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू -1/7। -1/7 और छोटा है, तो -1/3 आपके पास, यानी अगर आप इसको सिंपल सा डिवाइड कर देंगे 1/7, तो ये आंसर आ रहा है 0.142, और 1/3 तो ये आंसर आ रहा है 0.333। तो ये माइनस का और ये माइनस का है, तो माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो आपके पास आप जान, यानी आप नंबर लाइन में देख चुके होंगे, देख सकेंगे ये -1, तो ये नंबर आपके पास यहां पर पहले आएगा और ये नंबर 3 बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1/7 जो होगा, ये 1/7 माइनस के, ये आपके पास बड़ा होगा,
एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि 0.14 यहां पर आएगा, ये वैल्यू कहीं यहां पर आएगी आपके पास 0.333, तो ये और छोटी होगी, और ये आपके पास कहीं यहां पर आएगा, ये आपके पास उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब -1/7 आपके पास बड़ा होगा, और आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब -1/7 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, द पीरियड ऑफ 10, अब पीरियड निकालना हो भाई, बहुत सादा सा तरीका है, 2π/c। किन किन का पीरियड है? ये पीरियड है आपके पास साइन, कॉस, सेक, टेन, इन सब का 2π/c, और बाकी बचा π/c, ये किसका है? 10 और कॉट का। यानी अगर आपके पास वैल्यू दी हुई हो, ये मुझे किसका निकालना है? 10 का निकालना है, तो 10 का मैं कैसे यूज करूंगा? मैं कहूंगा π/c। अब c क्या होता है? ये चीज होती है जो इससे मल्टीप्लाई कर रही है, 1/2 में ऐसे लिख लेता हूं। तो इस वक्त ये c की वैल्यू है, ये सी होता है, तो इसका मतलब π/1/2, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 2π आपके पास हो जाएगा, यानी ये उल्टा जाएगा, 2/1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से अब रेंज, यार रेंज आपके पास साइन की ना -1 से 1 के दरमियान होती है, जो नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मैं बात कर लेता हूँ, रेंज बेसिकली चेंज कैसे होती है भाई? अगर आपके पास a+b साइन cx+t कोई ग्राफ है, बिल्कुल मैंने मैक्सिमम ग्राफ बना दिया है, तो साइन की रेंज होती है बेसिकली -1 से 1 के दरमियान, या मैं सादा अल्फाज में कहूंगा ये b से b के दरमियान, इन जनरल ले लीजिए। ये जो नंबर यहां पर होगा, जो भी होगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा आपके पास, खाली ये नंबर, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें यहां पर ये नंबर इस वक्त क्या है? 1। आप नोटिस कर लें, बी की वैल्यू 1 है, बाकी कुछ अपॉन अपॉन कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड देखते हैं आपके पास, अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा -1 से 1 के दरमियान। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और ये वीडियो भी हमारी खत्म हो गई। दोस्तों आई होप आपको यहां से भी बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मौजूद है, अगर कोई क्यूरीज हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो फील फ्री, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।